सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत की जो 3 साला कारकर्दगी है उसकी रिपोर्ट अवाम की अदालत में जमा करा दी। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पाक फ़ौज का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया कि जिसने बिलाशुबा हुकूमत का पूरा साथ दिया और मुल्क की सूरत हाल को समझते हुए अपना दिफाई बजट लेने से इनकार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि जी ताकतवर को कानून के नीचे लाना जहाद करने के बराबर है। ये वज़ीर-ए-आज़म की बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने एहतसाब के अमल में अपने और पराए में तमीज़ नहीं की और बड़ी बड़ी मछलियों को कानून की गिरफ्त में लाने की सरतोड़ कोशिश भी की है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को उम्मीद नज़र आए कि पाकिस्तान जल्द मुश्किल वक्त से निकल जाएगा और अगर हकीकत देखें तो वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम को कभी भी अंधेरे में नहीं रखा और हमेशा अवाम से सच बोला, चाहे सच कितना ही कड़वा क्यों ना हो। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने अवाम को हमेशा एतमाद में लेने की कोशिश की और अवाम को हकीकत से आगाह भी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इक़्तिदार संभालते ही अवाम को कह दिया था कि मुश्किल वक्त ज़रूर है लेकिन आपने घबराना नहीं है और वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम को उम्मीद भी दिलाते हुए कहा था कि दुनिया में आज तक किसी ने नाकाम हुए बगैर बड़ा काम नहीं किया। जब तक आप मुश्किल जदोजहद से नहीं गुजरते उस वक्त तक आप बड़ा काम कर ही नहीं सकते और कोई भी शॉर्टकट लेकर लीडर नहीं बनता। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब की 22 साला जदोजहद की अगर हम बात करें तो उन्हें इक़्तिदार मिला इस जदोजहद के बाद और फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने यह भी कहा कि जी हुकूमत के लिए ये 3 साल बहुत मुश्किल थे और इसमें कोई शक नहीं है कि जब तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आई तो इसको कई चैलेंजेस का सामना था। मुआशी बहरान अपने कदम जमा चुका था और इसके अलावा मईशत अभी सही तरह से संभली नहीं थी तो कोरोना से सर उठाना शुरू कर दिया। आपको पता है कोरोना ने जिस तरह सर उठाया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपने विजन की मदद से मुश्किलात को हल करने की कोशिश की। अच्छा, वैसे भी इमरान खान साहब एक स्पोर्ट्समैन है, वो रह चुके हैं और वो क्रिकेट खेलते हुए भी आखिरी बॉल तक अपने हरीफ का मुकाबला करते थे, ये देखे बगैर कि इमरान खान साहब हारते हैं या फिर जीत के मरतबे पर फाइज हो जाते हैं। इमरान खान साहब ने सियासत में भी मुश्किल हालात में अपने मोराल को गिरने नहीं दिया बल्कि अपने खिलाड़ियों की भी हौसला अफजाई की, अपने खिलाड़ियों की वजारतें भी तब्दील की। इन तब्दीलियों का जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही बताया जाता है जी हुकूमत की जो कारकर्दगी इसको बेहतर बनाना है और मौजूदा हुकूमत जैसे जैसे आगे बढ़ती चली गई वैसे वैसे इसके लिए जो मामलात हैं और भी हमने देखा कि पेचीदा होते गए। गिरती जीडीपी को कोरोना ने मज़ीद गिरा दिया लेकिन हुकूमत ने समझ बूझ से काम लेते हुए कोरोना की मौजूदगी में आवाम को भूख से भी बचाया, कोरोना से भी महफूज रखा और बड़ी बड़ी ताकत रखने वाले मुल्क कोरोना के आगे बेबस और हमने देखा कि मजबूर हो गए। बाकायदा इटली की बात करूं, फ्रांस की, अमेरिका, भारत कोरोना से बुरी तरह से मुतासर हुए। लेकिन अब मुझे कहना चाहिए कि पाकिस्तान खुशकिस्मत है ना, पाकिस्तान खुशकिस्मत रहा जिसने कोरोना की तमाम लहरों को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है ना कि जब कोई मसला होता है, प्रॉब्लम होता है तो आपने हिकमत अमली या स्ट्रैटेजी क्या अपनाई, कैसे हैंडल किया, कैसे मैनेज किया। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने हैंडल किया सिचुएशन को, कोरोना को। अच्छा, अगर ये कहा जाए कि कोरोना जैसे ख़तरनाक वबा का जो ख़तरा है वो हुकूमत ने वाकई बड़ी समझदारी के साथ टाला तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा। अच्छा, हुकूमत की सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है वो मेरे ख्याल से उनमें से एक जो अचीवमेंट है ना वो कोरोना पर काबू पाना भी है और मईशत के गिरते शारियों को ऊपर लाना भी बहरहाल हुकूमत की बड़ी कामयाबियों में से कामयाबी है। अच्छा, हुकूमत की एक और बड़ी कारकर्दगी अगर मैं बताना चाहूँ तो वो क्या है जी कि पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में जाने से बचाना। पाकिस्तान ने अब FATF की तमाम शराइत पर काम भी कर लिया। वो एक अलग बात है यहाँ पे कि जी आलमी इदारों और भारत के जो गठ जोड़स की वजह से पाकिस्तान अभी तक ग्रे लिस्ट में मौजूद है, लेकिन जो सूरत हाल थी ज़रा याद करें वो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में ले जाने वाली थी और ऐसा होने की सूरत में अगर ऐसा हो जाता तो खुदा ना ख्वास्ता पाकिस्तान दिवालिया भी हो सकता था। और इसके अलावा जो मौजूदा हुकूमत के दौर में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड तरसीलात ज़र पाकिस्तान भिजवा कर वज़ीर-ए-आज़म पर बाकायदा कॉन्फ्रेंस या अपने एतमाद का इजहार किया और इसमें भी हकीकत है कि जी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी मदद से जो गिरती मईशत है उसको सहारा मिला और मईशत माशाल्लाह अब बेहतर से बेहतरीन होती दिखाई दे रही है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो विलन ट्री मनसूबा है उसके तहत अरबों जो दरख्त लगाए और अब भी जो दरख्त लगाने का सिलसिला है अभी भी पूरे मुल्क में माशाल्लाह जारी है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बढ़ती महंगाई है इसके पेश नज़र फौरी तौर पर गरीबों के लिए जो एहसास प्रोग्राम शुरू किया और गरीबों में मुफ्त जो लंगर है उसकी तकसीम को यकीनी बनाया गया
और गरीबों के लिए आरज़ी जो पनाह गाहें वो भी बनाई गई और नौजवानों को रोज़गार की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कामयाब जवान प्रोग्राम भी शुरू किया गया। वो तबका जो अपना घर बनाने के ख्वाब देखता था लेकिन उस ख्वाब की ताबीर के काबिल नहीं था, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उनके ख्वाब को हकीकत का रूप देने का बाकायदा आगाज़ किया और पाकिस्तान हाउसिंग स्कीमों का पंजाब के बड़े शहरों में आगाज़ कर दिया गया और इस तरह हम कह सकते हैं कि उस तबके को घर की छत मिलना शुरू हो गई। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बैनुल-अक़वामी सियासत में भी कामयाबी के झंडे गाड़े। कश्मीर का मुकदमा बड़ी बहादुरी के साथ, हिम्मत, जुर्रत के साथ आलमी प्लेटफॉर्म्स पे लड़ा और भारत का जो गंदा चेहरा है, मकरू चेहरा है, वो दुनिया के सामने बेनकाब किया। दुनिया को भारत की औकात और असलियत दिखाई कि ये है भारत की औकात। और इस तरह पहली मर्तबा पाकिस्तान दुनिया को यकीन दिलाने में कामयाब रहा कि मकबूजा कश्मीर में भारत अमन का ढोंग कर रहा है और हकीकत में कश्मीरियों को जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। ये सफारती महाज पर पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी थी। अब दुनिया तक ये पैगाम पहुंच गया कि पाकिस्तान के मकबूजा कश्मीर को लेकर जो खदशात थे वो बिल्कुल सही थे, वो बिल्कुल दुरुस्त थे। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब को कश्मीर का सफ़ीर भी तस्वुर किया जाने लगा। इससे पहले किसी भी हुकूमत ने, आपको पता है कि मकबूजा कश्मीर का मुकदमा इस तरह और ख़ासतौर पे इतने दबंग अंदाज में कभी नहीं लड़ा। इसके अलावा भारत के पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के जो ठोस शवाहिद हैं, डोजियर की शक्ल में दुनिया के सामने रखकर सेकुलर भारत की हकीकत को बेनकाब भी करके रख दिया गया। जब पाकिस्तान कदम कदम पर यह बताता चला गया कि भारत खित्ते के अमन का दुश्मन है और वो अफ़गान सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल भी करता है, फिर इसी हुकूमत ने अफ़गानिस्तान और भारत की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो 5th जनरेशन वॉर है इसके खेल को भी एक्सपोज़ किया। और वज़ीर-ए-आज़म साहब की बेहतरीन पॉलिसीज़ की वजह से कह लें कि आज पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान में स्ट्रैटेजिक डेप्थ भी हासिल हो गई है, जो कि हुकूमत की मेरे ख्याल से सफारती सतह पर एक बहुत बड़ी कामयाबी तस्वुर की जा रही है। अच्छा, अफ़गानिस्तान में भारत, अमेरिका और जो साबिक अफ़गान हुकूमतें हैं उनका जो मैस इसी हुकूमत ने साफ़ करने में अपना एक बाकायदा कलीदी किरदार अदा किया। तो नाज़रीन, तहरीक-ए-इंसाफ़ की हुकूमत ने बिलाशुबा बहुत सी कामयाबियाँ समेटी हैं, लेकिन ये भी सच है कि महंगाई का आसेब है वो अब भी अवाम का पीछा नहीं छोड़ है। अवाम अभी भी महंगाई से बहुत तंग है। इसके अलावा हुकूमत का ये जो 1 करोड़ नौकरियों वाला ख्वाब दिखाना था या फिर जो कर्ज़ की लानत से छुटकारे का दावा था, इंसाफ की फराहमी, मईशत की बहाली, लूटी गई जो दौलत की वापसी का बार बार दावा और वादा, ये बाकी है। अभी हुकूमत को इन तमाम पहलुओं पर मेरे ख्याल से बहुत काम करना है। गो के वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पुख्ता इरादा किया हुआ है कि वो मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा करके ही दम लेंगे, लेकिन पीडीएम शायद नहीं चाहती कि मुल्क अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। इसीलिए मुल्क की जो नाजुक सूरत हाल है उसके बावजूद पीडीएम को जलसे करने की सूझी हुई है। कोरोना फैलता है फैले, सूरत हाल मज़ीद नाजुक होती होए, उनको कोई टेंशन नहीं है। पीडीएम को सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आवाम के सामने अपनी जो कारकर्दगी के सारे आप कह लें कि हक़ाइक़ रख दिए, जिनको बुनियाद बनाकर पीडीएम सड़कों पर खेल तमाशा, बाकायदा खेल तमाशा लगाना चाहती है, खेल तमाशा करना चाहती है। लेकिन लगता नहीं कि अब ये जो इनका खेल तमाशा है ना, वो अब ज़्यादा देर जारी रहेगा। फिर इस इत्तेहाद के टूटने की बातें हो रही हैं और पहले भी इत्तेहाद आपको पता है पारा पारा हो चुका है और शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस इत्तेहाद में नाइत्तफाकी देखते हुए इसे गैर फितरी इत्तेहाद भी करार दे दी है। कुरैशी साहब का क्लिप चलाइएगा। हुकूमत का ये जो मौक़िफ़ है ना, ये बिल्कुल दुरुस्त निकला है और पीडीएम इत्तेहाद वाकई गैर फितरी साबित हो गया है। एएनपी और पीपल्स पार्टी ने पीडीएम में जारी जो मुख्तलिफ बयानी हैं इसकी जंग से मायूस होकर बाकायदा इस इत्तेहाद से अलहदगी इख्तियार कर ली, जिसके बाद शेख रशीद साहब के बकौल वाकई पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल गई। पीडीएम हुकूमत गिराने चली थी, आपको पता है बड़े बड़े दावे, आज हुकूमत गिरी, कल हुकूमत गिरी, लेकिन कहते हैं कि लेने के देने पड़ जाने, वो सिचुएशन इनको लेने के देने पड़ गए। पीडीएम और मुस्लिम लीग नून की मिसाल आप समझ लें कि वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, ये वाली बन गई है। जैसे रूस ने गर्म पानियों के हसूल के लिए अफगानिस्तान पर हमला किया था, लेकिन नतीजा क्या निकला था? सुपर पावर कहलवाने वाला रूस धूल चाटता रह गया था और इसके पल्ले कख नहीं आया था, उल्टा टुकड़े टुकड़े हो गए थे। फिर इसी तरह अमेरिका और भारत खित्ते में अपना बाकायदा रोब जमाने निकले थे, बड़े चौधरी बनने निकले थे, लेकिन फिर अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज के इनखलाने के बाद बाकायदा साबित कर दी कि अमेरिका ये जंग ना सिर्फ हारा है बल्कि बुरी तरह से हारा है। और अमेरिका ने अरबों खरबों जो डॉलर्स हैं यहाँ लगा दिए, लेकिन उसने जानी नुकसान के साथ साथ माली नुकसान भी उठाया। इसी तरह भारत की ना सिर्फ अफगानिस्तान में जो सरमायाकारी है वो डूब गई, बल्कि अफगानिस्तान में
इसके जो दहशतगर्दी के कैंप हैं वो भी उजड़ गए। अब ये दुनिया की मिसाल थी। अब मुल्की सियासत की सूरत हाल भी जैसी करनी वैसी भरनी वाली है। पीडीएम बाकायदा खाक छानती रह गई है, लेकिन साथ ही नून लीग को भी अब पीडीएम में ऐसी सूरत हाल का सामना है जैसे सूरत हाल का सामना पीपल्स पार्टी को करना पड़ा। पीपल्स पार्टी को नून लीग ने पीडीएम में मुजरिम बनाकर कटहरे में खड़ा किया, ऐसा ही था। और नून लीग ने पीपल्स पार्टी पे शो कोज नोटिस का वार कर दिया और नून लीग ने पीपल्स पार्टी की कह लें कि पूरी तहकीक की हाकिमाना अंदाज में पूछा कि बताया जाए कि तीर वाली जमात ने बाप से वोट अगर हासिल किए तो कैसे किए। बड़ा हाकिमाना अंदाज। अब यही वक्त नून लीग पर भी आ गया, क्योंकि अब खबरें जो आ रही हैं उनके मुताबिक, ज़रा सुनिएगा क्या बातें सामने आ रही हैं कि पीडीएम में शामिल जेयूआईफे और छोटी जमातों ने नून लीग से हुकूमत के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करने का मुतालबा कर दिया। और इस हवाले से पीडीएम ज़राए का भी कहना है कि जी 28 अगस्त के पीडीएम सरबराही इजलास में नून लीग से इस पर दो टोक बात होगी। और सबसे बड़ी बात जो पीडीएम ज़राए मालूम हुई है वो ये है कि पीडीएम की जमातें ये नहीं चाहती हैं कि पीपल्स पार्टी की तरह नून लीग भी पीडीएम को धोखा दे जाए। अब अगर देखा जाए नाजरीन, तो अब जैसे मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को पूरी पीडीएम के सामने बाकायदा वो मशकूक ही बना दिया था ना, अब यही हाल नून लीग का भी हो रहा है कि अब उसकी अपनी इत्तेहादी जमातें उस पर बाकायदा शक करने लगी हैं। और यही वजह है कि खबरें भी सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि कराची जलसा पीडीएम का आखिरी जलसा हो, आखिरी जलसा। और शहबाज शरीफ साहब ये कहते थे कि मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए जो अपोजिशन समेत तमाम जो इदारे हैं उनको मिलकर चलना चाहिए और यकीनी तौर पे यही वक्त की अहम ज़रूरत है। जो भी थोड़ी बहुत समझ बूझ रखेगा वो ज़ाहिरी बात है सूरत हाल को देखते हुए डिसीजंस लेगा। ऐसी बिला वजह सबको अपनी नहीं पड़ी होगी जिसमें पीडीएम को पड़ी हुई है। ये शहबाज शरीफ साहब का क्लिप ज़रा वो भी चलाइएगा। जी सुना आपने शहबाज शरीफ साहब को। अब यहाँ क्या हो रहा है सिचुएशन क्या जी, ऑपोजिशन से लड़ रही है, तो ऐसे में तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका एक जगह पर इकट्ठे होकर काम करना कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल, मुमकिन ही नहीं है ना। कैसे मुमकिन हो सकता है? अब जैसे मैंने इस क्लिप से पहले क्या कहा था कि खबरें क्या आ रही हैं, खबरों के मुताबिक ये हो सकता है कि जो कराची में ये जलसा होने जा रहा है पीडीएम का, ये कौन सा जलसा हो? आखिरी जलसा। क्योंकि 28 अगस्त को पीडीएम का एक अहम जो सरबराही इजलास है वो होने जा रहा है और मुस्लिम लीग नून की जानिब से शहबाज शरीफ साहब की शिरकत भी यकीनी बताई जा रही है। अब इस होने वाले इजलास में ज़रा सुनिएगा, ये जो होने वाला इजलास है इसमें पीडीएम की जो स्टीयरिंग कमेटी है ना उसकी जो सिफारिशात हैं उसका बाकायदा जायज़ा लिया जाएगा और इस हवाले से बाज़ फ़ैसले भी मुतवक्के हैं, कुछ फ़ैसले मुतवक्के हैं और अपोजिशन जमातें सूरत हाल पर गौर करने के लिए और मुश्तरका एक हिकमत अमली या स्ट्रैटेजी बनाने के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा करी। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से इस मुतालबे की हिमायत सामने नहीं आई है, जिसके बाद शहर इक़्तिदार में ये सरगोशियाँ हो रही हैं कि कराची में ये जो पीडीएम का जलसा है ये आखिरी जलसा हो सकता है। और आखिरी जलसे का मतलब फिर आप समझ सकते हैं। यकीनन ये खदशात और ये जो क्यास राइयाँ हैं ऑपोजिशन के मुखालिफ हल्के ही कर रहे हैं और अगर ये क्यास राइयाँ दुरुस्त साबित होती हैं तो फिर इससे पीडीएम जो सियासी तोड़ मेरे ख्याल से पूरी तरह से दम तोड़ सकती है। लेकिन पीडीएम के जो ज़राए हैं ना वो इन ख़बरों की सख्ती से ना सिर्फ तरदीद करें बल्कि सख्ती से तरदीद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी इसे हुकूमती हल्कों का ये प्रोपोगेंडा है और कुछ भी नहीं है। और बाकायदा वो ये दावा कर रहे हैं कि जी इतवार को कराची में जो होने वाला जलसा है ना वो आखिरी नहीं होगा, बल्कि वो कहते हैं वो तो एक नई तारीख रकम करेगा, नई तारीख बनाएगा। पता नहीं ये शायद वो वाली तारीख हो जिस तरह कहा जाता था मरियम नवाज साहिबा की जानिब से कि कल आर हो जाएगा, पार हो जाएगा, कल ये हो जाएगा, परसों वो हो जाएगा। लेकिन हमने देखा कि कल भी बहुत आए गुजर गए, परसों भी बहुत आए गुजर गए, ना आर हुआ ना पार हुआ। अब शायद ये जो नई तारीख रकम होगी, नई तारीख बनेगी, ये शायद वो आर पार वाली तारीख बनेगी। खैर देखते हैं, आएगा इतवार तो देखा जाएगा। अब सवाल यहाँ पे ये भी है कि ऑपोजिशन से लड़ रही है, अब ऐसे में होगा क्या? पीडीएम हुकूमत के खिलाफ कामयाबी कैसे समेट सकती है? ऑपोजिशन से लड़ेगी तो सोचिए ज़रा फ़ायदा किसको होगा और इनको कितना नुकसान होगा। क्योंकि ज़राए भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जैसे नून लीग कराची में डेरे जमाने जा रही है, वैसे बिलावल पंजाब में बाकायदा नून लीग की कमर तोड़ने की तैयारी करने जा रहे हैं और ये तैयारी बड़े ज़ोरों शोर से जारी है। क्योंकि खबरों के मुताबिक बिलावल जरदारी एक हफ्ता मुल्तान में डेरे डालेंगे और ये भी खबर आ रही है कि बिलावल जरदारी के दौरे पर जनूबी पंजाब में मुस्लिम लीग नून को बड़ा झटका लग सकता है
और बिलावल के पंजाब के दौरे के मौके पर नून लीग के 7 अरकान असम्बली की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान है। और इन अरकान में से मुस्लिम लीग नून के 3 MNA और 4 जो हैं वो MPAs वो शामिल हैं, जो अपनी जमात को बाकायदा डेफिनेटली टाटा बाय बाय बोलकर पीपल्स पार्टी की कश्ती में सवार हो सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो नून लीग को ना सिर्फ झटका बल्कि बहुत बड़ा सियासी झटका लग सकता है, क्योंकि सिंध में भी नून लीग की जो आपस की लड़ाई है आपको पता है वो काफ़ी देर से चल रही है और नून लीग के सिंध के जो अहदेदारान हैं उनसे वो इस्तीफ़े दे रहे हैं और मिफ्ता इस्माइल साहब भी उनमें से एक हैं। और मिफ्ता इस्माइल साहब के पार्टी ओहदे से इस्तीफ़े के बाद इस्तीफ़ों की तो बाकायदा लाइन लग गई थी और मुस्लिम लीग नून सिंध के अहदेदारों ने मिफ्ता इस्माइल की हिमायत में पार्टी ओहदों से इस्तीफ़े दिए थे, आपको याद होगा। और अब यही वजह है कि जी शहबाज शरीफ साहब 27 अगस्त को 3 रोज़ा दौरे पर कराची जाएंगे ताकि ये जो नून लीग तकसीम हो रही है ना इसको तकसीम से किसी तरफ रखे। लेकिन जिस जमात में आप ज़रा सोचें कि नून इधर खड़ी हो जाए, शीन इधर खड़ी हो जाए, यानी नून और शीन ही आमने सामने आ जाएं, तो वहाँ पार्टी को जोड़ना मुमकिन नहीं रहता। कोशिश की जा सकती है लेकिन मुमकिन नहीं रहता, क्योंकि मरियम तो शहबाज शरीफ साहब को किसी खाते में लाने को तैयार नहीं है। ज़रा एक क्लिप देखिएगा, आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। चलाइएगा क्लिप ज़रा टीम। अच्छा, मज़े की बात ज़रा सुनिए। PDM नून लीग के जो 2 बयानी है ना उससे बाकायदा परेशान है और इसीलिए PDM नून लीग को एक बयानी पर चलने के लिए बाकायदा कह रही है कि एक बयानी पर चलेंगे आपके लिए भी बेहतर होगा। और ये बाकायदा दबाव डाला जा रहा है कि नून लीग ये फैसला कर ले कि उसने पंजाब में हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लानी है या फिर विफाक में, क्योंकि अदम एतमाद की तहरीक आइनी ढांचे में रहकर होगी और आइनी हदूद में चलने की बात शहबाज शरीफ साहब अपनी जमात से भी करते हैं। लेकिन मरियम नवाज़ ग्रुप इदारों के खिलाफ मज़ामत की बात करते हैं, आपको पता है उनकी तो पॉलिसी मज़ामत की है। तो फिर एक ये भी वजह है कि जिसकी वजह से नून लीग का जो PDM के साथ चलना है, या फिर यूँ कह लें कि PDM का नून लीग के साथ चलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन वाली सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि मरियम नवाज़ साफ अल्फाज में कह चुकी हैं कि पार्टी में सिर्फ एक ही बयानिया चलेगा और वो बयानिया इनके अब्बा जी का होगा, नवाज शरीफ साहब का बयानिया होगा। आपको पता है बयानिया कौन सा है, और पार्टी के तमाम मामलात नवाज शरीफ साहब भी देखेंगे और वो कैसे मामला देखते हैं ये तमाम लोगों को पता है। अब आप देखिए अपोजिशन से बाकायदा लड़ रही है, नून लीग से लड़ रही है, यानी यहाँ भी नून लीग और आमने सामने, ये नून लीग एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी है। और फिर ऐसे में हुकूमत को मेरे ख्याल से कोई ख़तरा नहीं हो सकता, बल्कि ये तो अपोजिशन को सोचना चाहिए ना कि अगर उन्होंने आपस में लड़ना है, आपस के इख्तिलाफात को दूर नहीं करना, तो ये हुकूमत को टफ टाइम कैसे दे सकते हैं? ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे शब्बर जैदी साहब। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपनी मुआशी टीम में फिर बड़े पैमाने पर रद्दोबदल करते हुए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR के चेयरमैन को हटा दिया है, जबकि वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बराए ख़जाना और महसूलात डॉक्टर वक़ार खान ने कहा है कि जी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अच्छा, बाखबर ज़राए ने बोल न्यूज़ को क्या बताया, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जी, FBR के चेयरमैन आसिम अहमद को टैक्स दहिंदगान के डाटा पर होने वाले एक बड़े साइबर हमले के बाद हटाया गया है और विफाकी काबीना के एक रुकन के मुताबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन टैक्स इस्लाहात पर तेज़ी से अमल चाहते थे, मगर डॉक्टर वक़ार इसमें नाकाम रहे। और इसके अलावा वज़ीर आज़म के सेक्रेटरीट भी FBR की जो आला इंतज़ामिया उसकी कारकर्दगी से, परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। अच्छा, ख़ास तौर पर इस्लाहात के अमल में सुस्त रवि कह लें, टैक्स कवानीन को आसान बनाने और बरसों से कानूनी चाराजोई में जो फंसे महसूलात के लिए FBR कोई खातिर ख्वाह जो परफॉर्मेंस है या कारकर्दगी वो नहीं दिखा सका। ज़राए मज़ीद क्या बताते हैं जी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मुआशी तरक्की को सहारा देने के लिए टैक्स मशीनरी को तब्दील करना चाहते हैं और FBR की आला इंतज़ामिया मतलूबा नताइज जो है वो हासिल करने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से चेयरमैन की फौरी तब्दीलियाँ हुई हैं। यानी आपको पता है कि एक चेयरमैन को तो नहीं हटाया गया, 1 2 3 4 5 ये सिलसिला काफ़ी देर से जारी है। अच्छा, मंगल के रोज़ हुकूमत ने डॉक्टर मोहम्मद अशफाक अहमद और इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर को FBR का नया चेयरमैन मुकर्रर किया है। अच्छा, FBR चेयरमैन को हटाने की वजह क्या बनी, तमाम लोग ये सवाल उठा रहे हैं। तो इस पर ज़रा ये बताते हैं कि जी जब वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब से रब्ता किया गया तो उन्होंने बताया कि जी FBR के डाटाबेस पर हालिया साइबर हमले की वजह से
जो चेयरमैन है उनको हटाया गया और शौकत तरीन साहब का ये कहना था कि जी आसिम अहमद FBI में 2 साल तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रुकन के तौर पर भी तैनात रहे थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त टैक्स दहिंदगान के जो डाटा है उसकी हिफाजत के लिए जो मुनासिब सिक्योरिटी है ना वो नहीं लगाई थी। अगर हम FBI पर होने वाले साइबर हमले की बात करें तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जी FBI पर बदतरीन साइबर हमले की वजूहत सामने आई हैं। वो क्या है जी? उनमें इदारे की गफलत और जो फरसूदा IT आलात हैं, सॉफ्टवेयर है, उसका इस्तेमाल भी सामने आया है। जबकि दूसरी जानिब मॉनेटरी एंड पॉलिसीज कोऑर्डिनेशन बोर्ड जो है MFPCB, उसका इजलास जो है वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब की सरबराही में हुआ था, जहां से पाकिस्तानी अवाम के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इजलास में निशानदेही की गई थी कि आलमी मशिया की जो कीमतें हैं उनमें इजाफे से जो दरामदी बिल है और महंगाई में इजाफा भी होगा। इस पूरी सिचुएशन पर बात करने के लिए, बल्कि अगर मैं कोई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करती हूँ, मेरे साथ एक बहुत ही मौजूद मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, शब्बर जैदी साहब साबिक चेयरमैन FBR भी रह चुके हैं और माहिर मुआशियात भी हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, उनसे बेहतर कोई भी गाइड नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया शब्बर साहब आपका ज्वाइन करने के लिए। शब्बर साहब, वफाकी हुकूमत ने 4 महीने बाद, मतलब ठीक 4 महीने बाद फिर से चेयरमैन FBR को तब्दील कर दिया है और तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2018 के बाद से अब तक 5 चेयरमैन तब्दील हो चुके हैं FBR के। क्या FBR के डाटाबेस पर जो बात बताई जा रही, जो हालिया साइबर हमला है, उसकी वजह से इस बार चेयरमैन को हटाया गया है, या फिर बहुत से लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि शायद शौकत तरीन साहब से उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी, बन नहीं सकी, ये वजह है? देखिए, बात ये बुनियादी बात ये है कि जो हमारा निज़ाम है गवर्नमेंट सर्विस का और जिस ब्यूरोक्रेसी से हमें डील करना पड़ता है गवर्नमेंट को, वो ब्यूरोक्रेसी अपना माइंडसेट चेंज करने को तैयार नहीं है। और जब वो चेंज करने को तैयार नहीं है और जो हमारी लीडरशिप है, वज़ीर ख़जाना हो, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, उनकी डिमांड जो है या उनकी जो सोच है उसके साथ ब्यूरोक्रेसी लाइन अप नहीं है। FBR इसलिए सामने आ जाती है इस बात में कि FBR वाहिद इदारा है जिसकी परफॉर्मेंस आप डिटरमिन कर लेते हैं शाम को कलेक्शन हुई या नहीं हुई, बाकी मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस डिटरमिन नहीं हो सकती। तो एक आप समझें कि एक सॉर्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है या एक एंजाइटी है जो डेवलप हो चुकी है लीडरशिप में और नीचे वाले अमले में। एक आप समझे कि एक आमोज जंग चल रही है, एक ब्यूरोक्रेसी है जो उस निज़ाम को चलाना चाहती है और मैं भी वहाँ था, हम लोग जो हैं वो इसको तब्दील करना चाहते हैं और उस दरमियान के जो तजाद है उसमें ये ऊपर की तब्दीलियां हो जा रही हैं और ये बुनियादी वजह है आपके बार बार तब्दीलियां होने की। मेरा ज़ाती व्यू है कि जो हैकिंग वाला इंसिडेंट है वो ज़रूर उसको एग्रीवेट किया होगा, मगर बुनियादी वजह ये है कि जो शौकत तरीन साहब की डिज़ायर है और एक्चुअली वो प्राइम मिनिस्टर साहब की डिज़ायर है, जिस स्पीड से FBR में करेक्शन चाहिए उसमें FBR की ब्यूरोक्रेसी सपोर्ट नहीं कर रही डिज़ायर ऑफ दी लीडरशिप के साथ। ये मेरा ज़ाती इस पे एनालिसिस है। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। जो साइबर हमले की अगर हम बात करें तो क्या ये जो FBR चोरी शुदा सॉफ्टवेयर है ये वाकई इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि इस तरह की बातें हो रही हैं, क्योंकि ज़राए ये बता रहे हैं कि जी निज़ाम की जो हैकिंग है इसकी एक वजह चोरी शुदा जो सॉफ्टवेयर उसका इस्तेमाल भी होता है। और ये भी खबरें सामने आ रही जी, अमेरिका गुज़िश्ता साल पाकिस्तान को बाकायदा खबरदार भी कर चुका था कि जो चोरी शुदा सॉफ्टवेयर है वो इस्तेमाल ना किया जाए। तो सर, आपको लगता है बात दुरुस्त है? और अगर ऐसा है तो ये वजह क्या है चोरी शुदा सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने की? देखिए, जब मैं चेयरमैन FBR था तो मैंने एक स्टडी कराई थी FBR के सिस्टम की, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, दोनों की। इनफॉर्मल थी, मैंने एक इदारे से कराई थी कि आप इसको देखें कि जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है इसकी पोजीशन क्या है। उस इदारे ने मुझे बताया था कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, ये हमारा एक इदारा है FBR का, इसको कहते हैं पिराल, ये उसके पास होता है। मतलब FBR का समझ लें ऑटोमेशन का एक अलग इदारा है, इसका नाम पिराल, जो कि वो एक लिमिटेड कंपनी है, पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड, ये वो चलाती है। तो पिराल की जब मैंने एनालिसिस कराई तो मुझे बताया गया कि जो पिराल का हार्डवेयर है वो तो वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ज्यादातर सही मशीन है, मगर जो सॉफ्टवेयर है वो पैचेस में लगा हुआ है। पैचेस का मतलब ये है कि आपने एक किसी सिस्टम में लगाया, उसको पैच लगा दिया, फिर एक और पैच लगा दिया, फिर एक और पैच लगा दिया। और पैचेस की जो सॉफ्टवेयर हैं, मैं ये तो नहीं कहता चोरी शुदा है, मगर जरूरी नहीं कि सारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो हमने पेटेंटेड लिए हों, क्योंकि पेटेंटेड सॉफ्टवेयर का जिसे कहते हैं ना अवेलेबल फ्रॉम नॉन सप्लायर भी होता है मार्केट में। तो क्वाइट पॉसिबल है कि हमारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो उस म्यार को पूरा नहीं करते जो इंटरनेशनल म्यार है
फॉर द सॉफ्टवेयर। तो ये तो बिल्कुल हकीकत हमारे सामने आश्कारा है कि हमें सॉफ्टवेयर में हमारी वो सलाहियत नहीं है जो हमें अचीव करनी है, और इसी के लिए वर्ल्ड बैंक ने हमें $80 मिलियन का लोन दिया हुआ है कि आप सॉफ्टवेयर का नया पैकेज लगाएं, और वो हमें लगाना है। उसके लिए हम आई थिंक हम देर कर रहे हैं, हमें जल्दी से जल्दी लगाना चाहिए वो। अच्छा, मैं यही पूछने वाली थी आपसे, आपने खुद इसका जिक्र कर दिया, जो आलमी बैंक ने 2 साल पहले एफबीआर के निज़ाम को अपग्रेड करने के लिए ये जो एक कर्ज की मंजूरी दी थी, उस रकम का क्या हुआ है? देखिए डॉक्टर साहिबा, मैं यहाँ आपको एक और बड़ी तल्ख हकीकत बताना चाहता हूँ पाकिस्तान की। वो तल्ख हकीकत ये है कि जब मैं चेयरमैन एफबीआर था तो मैं भी उस कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड करने में मैं थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस करता था। देखिए, हमारा जो निज़ाम इस वक्त पाकिस्तान में डेवलप हो गया है, उसमें थोड़ा सा जो अफसरान है या ब्यूरोक्रेसी है वो डरती है कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देते हुए, क्योंकि जो हमारा फिर उसकी जो सॉर्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी या उसका जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता है वो इतना ज्यादा होता है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉशियस हो गए हैं, और उस कॉशियस होने के सिलसिले में हमारे सारे काम रुक गए हैं। हमें ये एक इस हर्डल को पास करना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारा जो प्रोक्योरमेंट है गवर्नमेंट साइड। देखिए ना, अब ये जो एफबीआर का सॉफ्टवेयर सिस्टम है ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। अब जो भी जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा वो सही या गलत अपनी जगह पर है, पर जिन कंपनियों को नहीं मिलेगा वो एक ऐसी नेगेटिव कैंपेन शुरू करते हैं, और इतना ज्यादा वो हमारी जो मीडिया है और जो हमारा जो नेगेटिव प्रेस है वो उसको इस तरह उछालता है कि वो जो आदमी कॉन्ट्रैक्ट दे रहा होता है उसके हवास दाख्ता हो जाते हैं, और वो फिर कहता है यार मैं इस चक्कर से नहीं पढ़ूं, मैं कम से कम इसको डिले करता जाऊं। मैं बिल्कुल आपको साफ बात बता रहा हूं कि जब मैं चेयरमैन एफबीआर था मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉशियस था कि मैं किसी बड़े कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह हाथ नहीं डालूं, कल को मेरे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के और सवाल आते हैं। तो अगर पाकिस्तान को इन चीजों में बड़े फैसले करने हैं तो हमें कुछ चीजों के फैसले प्रोक्योरमेंट के सिलसिले में जो हमारी प्रोक्योरमेंट है वो हमें करने पड़ेंगे। देखिए डॉक्टर साहब, एक बात याद रखें, बेनज़ीर की 88 की गवर्नमेंट से लेकर आज तक जितने भी ऑयल के और एलएनजी के एग्रोमी के कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उसमें हर केस में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट टाइम आज मुख्तलिफ इदारों के सामने जवाबदेह हैं। तो आप सोचें कि अगर प्राइम मिनिस्टर लेवल के आदमी जवाबदेह हैं तो क्या नीचे वाली ब्यूरोक्रेसी कोई बड़ा फैसला करेगी, सही फैसला? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसको हम टैकल नहीं कर रहे, और हमें ये फैसला करना है। और ये अगर हम नहीं कर पाएंगे, जैसे हमारा इदारा जो है, तो आपको क्या लगता है शब्बर ज़ैदी, हम क्यों नहीं कर पा रहे? आपको वजह क्या लगती है? देखिए, मैं वही आपको कह रहा हूँ ना, 2 इशूज हैं कि जो अकाउंटेबिलिटी है ना मेरी, वो मेरी प्रोसेस में हो तो वो ठीक है, मगर अगर मेरी अकाउंटेबिलिटी मेरे कॉन्ट्रैक्ट के साइन करने के बाद आधे घंटे बाद प्रेस में शुरू हो जाए। देखिए ना, मैंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, फॉर आर्गुमेंट से मैं चेयरमैन एफबीआर हूँ, मैंने एक एक्स कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, आधे घंटे बाद एक प्रेस में खबर चल रही है सिर्फ पट्टी में कि शब्बर ज़ैदी साहब ने अपने पुराने क्लाइंट को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, या शब्बर ज़ैदी साहब ने अपने चंद्रदास भाई को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, इसमें 3 अरब रुपए का खुर्द-बुर्द हो गया। ठीक है, वो मैं मुकर दूंगा, मगर मुझे बताइए कि कितने लोग हैं जो कि इज्जतदार जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो इस तरह की खबरों को बर्दाश्त करना चाहते हैं। तो हमें एक जिसे कहते हैं ना, एक हद तक इज्जत का और प्राइवेसी का लॉ लाना पड़ेगा अगर आप ये चाहती हैं कि ब्यूरोक्रेसी को और जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको इन चीज़ों से बचाया जाए। देखिए, मैं तो खुद इस चीज़ से, अगर आप मुझे पूछेंगी, मैं चेयरमैन एफबीआर इमरान खान की इतनी सपोर्ट के बाद खुद छोड़ के क्यों आया, मैं इसलिए छोड़कर आया कि मुझे एंग्जाइटी ये होती थी कि जो फैसले में मैं बैठ के कर रहा हूँ, कल को अगर मुझे उन फैसलों के लिए जाके मुख्तलिफ अदालतों में या मुख्तलिफ प्रेस में जवाब देना पड़ा तो मैं कहाँ से जवाब दूंगा? तो ये मेरे लिए एंग्जाइटी डेवलप हो गई थी जिसने मुझे मेरी सेहत को अफेक्ट किया और मुझे अच्छा, एंग्जाइटी का जो आपने लफ्ज़ यूज़ किया ना, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। इस लफ्ज़ पे बड़ा प्रोग्राम कर सकते हो। एंग्जाइटी हमेशा उस बंदे को होती है जो काम करना चाहता है, वो काम नहीं कर पा रहा होता है। ये एंग्जाइटी भी एक बहुत बड़ी टर्म है। चले हम आगे चलते हैं शब्बर साहब। अब एक खबर कुछ दिन पहले आई थी कि जी ताजिर बिरादरी की तरफ से मुसलसल मुतालबे के बाद जो वफाकी हुकूमत है, इस हवाले से बात की जा रही थी कि जी जो वफाकी हुकूमत है उसने एफबीआर की जानिब से ये जो नो हैरेसमेंट पॉलिसी है वो लाने के लिए और जो ताजिरों को एफबीआर की जानिब से जारी नोटिस वापस लेने का ऐलान किया था। शब्बर साहब, क्या ताजिर बिरादरी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं यही तो वजह नहीं बनते हर दफ़ा जो एफबीआर चेयरमैन की कुर्बानी देनी पड़ती है, या हम उन वजूहात में से एक बड़ी वजह इसको कह दें? अगर
नहीं देखिए, बात ये है ना कि जो मैं आपको बिल्कुल साफ बताऊं कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर किसी बंदे के पास इख्तियारात है ना, तो वो चेयरमैन एफबीआर है, क्योंकि वो आदमी 5000 बिलियन की टैक्स कलेक्शन का जिम्मेदार है और उसके पास इतने ज्यादा इख्तियारात हैं और इतनी ज्यादा पावर है, 23,000 आदमी को वो चेयरमैन को कर रहा होता है। ताजिर बरादरी जिसे आप कहती है ना जी, जो ताजिर बरादरी ऑनेस्टली टैक्स दे रही है, उनको कोई शिकायत नहीं है एफबीआर के साथ। ये यहाँ मैं आपको एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात बता रहा हूँ। जो ताजिर बरादरी आपको मुख्तलिफ अखबारों में और चीजों में ये जो आपको नजर आती है, ये वो लोग हैं जो टैक्स के निजाम में मैं ये कह सकता हूं कि वो उस तरह अमल दरामद नहीं करते जिस तरह करना चाहिए। तो ये समझ लें कि एक नेगेटिव फोर्स है जो एफबीआर चेयरमैन को और गवर्नमेंट को काम नहीं करने देती। जब मैं चेयरमैन एफबीआर था, मेरा क्लैश ही ट्रेडर के साथ हुआ था कि मैंने कहा था ट्रेडर को रजिस्टर कराना है, सीएनआईसी कार्ड आएगा, और उन्होंने हड़ताल शुरू की थी। जब मैं डिटेल में गया तो मुझे पता लगा कि वो सीएनआईसी से परेशान नहीं थे, वो अपने आप को टैक्स सिस्टम में लाना ही नहीं चाहते। उनको ये मैं आपको साफ बात करता हूँ, ये एफबीआर के अफसरान और करप्ट ताजरों का ज्वाइंट वेंचर है जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है। आप बिल्कुल ठीक कहती है, जो भी ऑनेस्ट चेयरमैन या जो भी काम करने वाला चेयरमैन एफबीआर आएगा, उसको ये दोनों फोर्सेस मिलके खराब करके बाहर निकाल देंगे। और देखिए, आपने कहा ना कि हमने चेयरमैन 5 और उसको एंजाइटी भी होगी जी। नहीं, 5 चेयरमैन तब्दील हुए ना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीटीआई। इसका मतलब ये है कि इमरान खान और फाइनेंस मिनिस्टर मुतमईन नहीं है। अगर मुतमईन होते तो कभी तब्दील नहीं होते ना। इसका बार बार तब्दीली का मतलब ही ये है कि कोई टसल चल रही है बिटवीन द सिस्टम। फैसिलिटी की टसल नहीं है ये सिस्टम में टसल चल रही है। दूसरी बात ये होती है कि बार बार आप तब्दील कर रहे हैं, कई दफा ये होता है कि आप रूट कॉज को नहीं पकड़ पा रहे होते, आप बार बार चेहरे तब्दील किए जा रहे हैं। अभी एक एफबीआर के चेयरमैन आए, दूसरे आए, तीसरे आए, चौथे आए, पांचवे आए। कई बार ये होता है कि आप जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे होते कि असल मसला कुछ और है। देखिए, असल मसला मैं बताता हूँ क्या है। असल मसला ये है मैडम कि इस वक्त एफबीआर में 23,000 आदमी है, और मेरी एनालिसिस जो थी मैंने बना के दी भी थी, वो है कि हमें जरूरत है 4,000 आदमी की। तो मेरा 19,000 आदमी जो है, जो दफ्तर आता है ना, अगर वो नहीं आए तो सिस्टम ठीक हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि उसको निकाल दें। अगर वो दफ्तर नहीं, जब वो दफ्तर आता है तो दफ्तर आके ये सोचता है कि मैंने आके किस ताजिर को, किस आदमी को किस तरह तंग करना है। अगर वो दफ्तर नहीं आए तो मेरा सिस्टम 50% इंप्रूव हो जाएगा। मेरा जो इख्तलाफ हुआ था, जिसमें मैं बुनियादी तौर पर छोड़कर आया, वो ये आया था कि जब तक ये एफबीआर की बात कर रही है ना, जब तक आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सिविल सर्विस का निजाम तब्दील नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप एफबीआर के निजाम को करते रहे। आपने बात की रूट कॉज की। रूट कॉज ये है कि ये जो एक जनरल कैडर से लोग आ रहे हैं सिविल सर्विस अकेडमी से, और आप इनको लाके टैक्स में बिठा देते हैं, अगले दिन वो जाके महकमा मौसम रहता है। ये सिस्टम पे चल नहीं सकता। आपको पाकिस्तान रेवेन्यू सर्विस बनाना पड़ेगा और एफबीआर को इदारा बनाना पड़ेगा, अदरवाइज ये काम चलने वाला नहीं है। और ये तब्दीली आप चेयरमैन की करते रहे, रूट कॉज जी फरमाइए जी। बिल्कुल, रूट कॉज को जब तक नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं शबर साहब। अब ये वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ये भी कहते हैं कि जी IMF ने $650 अरब की जो मंजूरी दी है, जिसमें से पाकिस्तान को $2 अरब 77 करोड़ फराहम किए जाएंगे। तो शबरज़ादी साहब, क्या जो मौजूदा हालात हैं उनमें IMF से मज़ीद पैसे आना आपको लगता है कि खुश आइंद हो भी सकता है, या फिर सीधी सीधी अगर हम बात करें तो मज़ीद महंगाई होने जा रही है? तो आपका सवाल क्या है कि IMF में पैसे आएंगे या नहीं आएंगे? सवाल आप क्या करना चाह रही हैं? सवाल मैं बेसिकली जानना चाह रही हूँ कि ये जो $650 अरब की मंजूरी दी है IMF ने, जो शौकत तरीन साहब बता रहे हैं, और इसमें पाकिस्तान को $2 अरब 77 करोड़ फराहम किए जाएंगे। अब ये जो हमारे मुल्क के मौजूदा हालात है उनको देखते हुए यही ज़हन में आता है ना कि IMF से मजीद पैसे आएंगे तो खुशाइंद तो ये नहीं होगा मेरे ख्याल से। अगर खुशाइंद होगा भी तो साथ फिर आपको महंगाई भी भुगतनी पड़ेगी, महंगाई भी होने जा रही है। देखिए, बात सिंपल सी ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा मैडम कि 2018 में जब गवर्नमेंट आई थी, उस वक्त से लेकर आज तक हम अपने आप को किस तरह मैनेज कर रहे हैं। जो हमारा ये है कि हमारा जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है, वो अगर हम मैनेज कर सके, अगर हमने मतलब ये कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट अगर हम $5 से $7 बिलियन पे मैनेज कर सके,
तो महंगाई नहीं बढ़ेगी और डॉलर का रेट जो है वो तकरीबन उसी जगह पे रहेगा जो आसपास 160 165 से। मगर अगर हमारा इंपोर्ट बढ़ गया और एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा तो हम यकीनन प्रॉब्लम में फंसेंगे। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट को हम बैलेंस करें। अगर वो हमने नहीं किया तो हमारा प्रॉब्लम रहेगा। मगर अगर रोशन पाकिस्तान और रेमिटेंस हमारी मैनेज होती रही तो आज वो हालात नहीं है कि हमें कोई खतरे की घंटी नजर नहीं आ रही है। अगर IMF हमें पैसे देने जा रही है जो हमारी उनकी ट्रांच है तो ये तो पॉजिटिव बात है, ये पाकिस्तान में पॉजिटिव इंडिकेटर है, नेगेटिव इंडिकेटर नहीं है। हाँ, जो आप बात कर रही हैं महंगाई का, अगर इंटरनेशनल प्राइसेस और कमोडिटीज बढ़ती है, ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं या और कोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो फिर हमारे लिए मसला है। मगर अभी तक कोई बड़ा इंडिकेटर हमें नजर नहीं आया है कि ऑयल कोई ऐसी प्राइसेस बढ़ी हैं। मगर आप एक चीज को गौर करें कि मेरा जाती एस्टिमेट है, हमें इंशाल्लाह ताला हम आपसे बाद में मिलेंगे, मेरा जाती एस्टिमेट है कि 30 जून 2022 को जब हम साल एंड करेंगे, अगला साल जिसका अभी 1 महीना गुजरा है तकरीबन, तो हमारी GDP ग्रोथ तकरीबन 4.5 से 5% होगी। और अगर हम कोविड में 4.5 से 5% ग्रोथ ले आते हैं तो मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान को हम ये नहीं कह सकते कि हम इकोनॉमिक साइड पे किसी गलती में खड़े हैं। ये मेरा जाती हुआ हम इतनी खराब पोजीशन में नहीं डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है। जी ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपने महंगाई की बात की शब्बर साहब, अभी सोना भी तो महंगा होता जा रहा है, साथ साथ डॉलर की कीमत में भी हम देख रहे हैं मुसलसल इजाफा ही हो रहा है। लेकिन इंटरनेशनल सर्वे और हुकूमत के मुताबिक, जो इदाद-ओ-शुमार हुकूमत बताती है और इंटरनेशनल सर्वे, इसके मुताबिक रिकॉर्ड सरमायाकारी हो रही है, एक्सपोर्ट में भी इजाफा हो रहा है। अब आप बताएं कि वाकई सदाकत है इन बातों में? नहीं, देखिए मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। देखिए ये जो आपने कहा ना रिकॉर्ड सरमायाकारी हो रही है, ये बात दुरुस्त नहीं है। उस जो OICCI का सर्वे आया है ना, वो ये हुकूमत के इदाद-ओ-शुमार कहते हैं ना शब्बर ज़ैदी साहब। मैं उसी पे आ रहा हूँ ना। वो ये कह रहा है कि बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। आप मेरी बात समझ रही हैं? कॉन्फिडेंस जो बढ़ा है, मगर अभी वो ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। मेरी बात समझ रहे? मकसद ये कि आप बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान जो था वो कम हो गया था। अब वो अपनी उसने लेवल को इम्प्रूव किया है, मगर उसके बेसिस पर अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आई है। वो अभी नहीं आई है, अभी आनी है। और वो हमारे लिए बहुत बड़ा सिग्नल है कि वो क्यों नहीं आ रही। हमें ये सवाल है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में उस स्पीड से नहीं आ रही जिस स्पीड से आनी चाहिए। ये एक बुनियादी सवाल है पाकिस्तान का। एक जमाने में और शब्बर साहब, आपको उसकी वजह क्या नजर आती है? आप तो जाहिर बात है आप गहरी नजर रखते हैं, आपको क्या लगता है कि वो जो नहीं आ रही उसकी क्या वजह है? उसकी वजह, बुनियादी वजह ये है कि जो मतलब हमारे कहाँ फ्लॉज हैं उसको लेकर इनको फिक्स किया जाए। देखिए मैं आपको इसमें बड़ी एक स्ट्रेंज बात बताऊं। देखिए आप एक बात, आप शिफनी आप उसको अवेयर हैं या नहीं है, सऊदी अरब ने और UAE ने $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में की है, 50 बिलियन डॉलर ईच। जी। तो हमारे मुल्क में आप सवाल ये है कि हमारे मुल्क में इन्वेस्ट इस वक्त कौन करेगा? देखिए ये देखा जाए ना कि इन्वेस्टर कौन है। इन्वेस्टर UAE में बैठा हुआ है या यूरोप में बैठा है या अमेरिका में बैठा है या चाइनीज है। तो कौन है जो हमारे मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा? मैं आपसे बिल्कुल फ्रैंकली बात कर रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि शायद इनमें से कोई नहीं लाएगा। जो लाएगा ना वो है पाकिस्तानी एक्सपेक्टेड। जो देखिए, अगर मैं एक अमेरिकन को, मैं तो इस फील्ड में काम करता हूँ ना, मैं एक अमेरिकन को कहूँ कि तो पाकिस्तान में $100 मिलियन डाल दो, तो वो मुझे आज के हालात में 100 दफा मुझसे सवाल करेगा। मैं अगर एक UAE वाले को बोलूंगा पाकिस्तान में तुम 100 मिलियन 200 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर दो, वो मुझसे 100 सवाल करेगा। मगर मेरा ये कहना है कि जो पाकिस्तानियों के पैसे बाहर पड़े हुए हैं उनके लिए मैंने ये कहता हूं कि पाकिस्तान से बेहतर जगह कोई नहीं है। और मैं आज भी आपको कह रहा हूं, ये प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि अगर हमारे कॉन्फिडेंस लेवल यही रहा तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान में हमारे जो एक्सपेक्टेड बाहर बैठे हैं, जिनके पास मेरे हिसाब से 200 से 300 बिलियन डॉलर है, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे और वो हमारी इन्वेस्टमेंट आएगी, FDI आएगी। मुझे FDI की उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं है यूरोप से और अमेरिका से, क्योंकि जिन फील्ड में वो काम करते हैं ना, फॉर एग्जांपल वो गाड़ियां बनाते हैं मर्सिडीज बेंज, तो मर्सिडीज बेंज की फैक्ट्री वो नहीं लगाने वाले, या आप उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो कंप्यूटर की फैक्ट्री लगा दें, वो नहीं लगाने वाले, क्योंकि वो स्केल नहीं बनता है।
तो इन्वेस्टमेंट किस में आएगी? रियल एस्टेट में आएगी, इन्वेस्टमेंट कंज्यूमर गुड्स में आएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि एक्सपेक्टेड पाकिस्तानी हमारा बेसिकली सोर्स है जो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेगा, और हमें उस पर रिलाई करना चाहिए। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। शबर साहब, मेरे ख्याल से 2 मिनट है मेरे पास आखिरी, तो आपका लास्ट कमेंट भी चाहूँगी, साथ हम पूरी जो गुफ्तगू है इसको अब मैं आपसे आखिर में ये पूछना चाहूँगी, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी जो 3 साल की जो हुकूमत है मुकम्मल होने पर जो खिताब किया है, तो हुकूमती जो एदादो शुमार हैं वो देखते हुए आप क्या समझते हैं कि क्या जो मईशत है वो साल 2018 की सतह से ऊपर गई है, या फिर सीधा सीधा कि तरक्की ने शायद उल्टा सफ़र तय किया? नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल फेयरली कहता हूँ कि 2018 जो थी ना, 30 जून 2018, वो पाकिस्तान की इस पोजीशन पे खड़ा था कि पाकिस्तान बैंकरप्सी के लेवल पे आया खड़ा हुआ था। उस वक्त हमारा ट्रेड डेफिसिट $15 बिलियन था। तो अगर कोई आदमी ये पॉलिटिकल डिफरेंस की बात नहीं करता, कोई आदमी ये कहता है कि 2018 से हम बेहतर नहीं हुए, तो वो जाती कर रहा है इमरान साहब के साथ। इमरान खान साहब, मैं नहीं कह रहा कि वो कामयाबी के वो हदफ सारे उन्होंने अचीव कर लिए, मगर वो जाती है कि 2018 से आप कहें आज हम 2018 से बदतर है, ये जाती है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शबर जैदी साहब आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।